everyone. Today we are going to discuss about urine formation and function of tubule. जो किडनी का बेसिक्स था वो हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. आज हम यूरिन फॉर्मेशन और फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स देखेंगे. पहले यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड है सिक्रीशन. अब एक एक करके ये प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं. अब इसमें इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि कैसे फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन होता है. अब जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है वो है ग्लोमेरुलस वाला प्लेस है वो. तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है? फिल्ट्रेशन. यहाँ पर ब्लड फिल्टर हो रहा होता है. अब सेकंड है, जो एरो है वो बाहर की ओर इशारा करके दिखाया गया है, यानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है. जो न्यूट्रिएंट्स, जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो अपने को शरीर में वापस रखने होते हैं, उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, यानी शरीर में रखने के लिए लूप ऑफ हैनले से यानी पीसीटी वगैरह से बाहर निकाला जाता है ताकि वो शरीर में रह सके. अब थर्ड स्टेप है सिक्रीशन. सिक्रीशन यानी जो चीज़ हमें एक्सक्रीट करनी है, यूरिन के थ्रू पास आउट करनी है, उसको वापस से ट्यूब्यूल में लाया जाता है. इसलिए इस एरो को अंदर की साइड इशारा करके दिखाया गया है. यह है सिक्रीशन. अब नंबर 4 है एक्सक्रीशन. 4 में यूरिन का एक्सक्रीशन बाहर यानी शरीर से बाहर निकाला जाता है. तो ये प्रोसेस एक डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से बताई गई है. अब है फर्स्ट प्रोसेस. क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का फिल्टर होना. इट इज़ कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस क्या था? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज था, जो गुच्छा क्लस्टर टाइप था ना, अभी ऊपर डिस्कस किया, उसके थ्रू होता है ये. एंड इट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. Around 1100 to 1200 ml per minute blood is filtered by kidney. लगभग 1100 से 1200 ml 1 मिनट में ब्लड फिल्टर होता है किडनी के थ्रू. एंड इट इज़ 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन ए मिनट. 1/5 क्यों बोला है? क्योंकि अपने शरीर में है 5 से 6 लीटर ब्लड और 1100 से 1200 ml ब्लड 1 मिनट में हो रहा. तो ये कितना हो गया? 1/5 ऑफ टोटल ब्लड ऑफ आवर बॉडी. अब इसमें इस डायग्राम में डिफरेंट पार्ट डिस्कस किए गए हैं ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल के, जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है. अब इनमें देख लेते हैं. जैसे पहला है इफरेंट आर्टीरियोल, सेकंड है बोमन्स कैप्सूल दिखाया गया है एरो के थ्रू, फिर है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर है पोडोसाइट्स, फिर है इंडोथीलियल सेल. ये कहाँ ये ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि फिल्ट्रेशन इनके थ्रू ही हो रहा होता है. फिर है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, बोमन स्पेस, पैराइटल एपिथेलियल सेल्स, मेसेंजियल सेल्स. ये सब इस डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है और इन्हीं लेयर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है. अब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं. ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स. अब कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है फिल्ट्रेशन के लिए? कौन सा फोर्स है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर. इस फोर्स की वजह से, इस प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होता है. वो कौन सी 3 लेयर्स हैं जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है? पहली है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल. पहले तो वेसल की एंडोथीलियम है जैसे कि ऊपर दिखाया गया है. सेकंड है एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल. और एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल क्या कहलाती है? पोडोसाइट्स. इसकी डेफिनेशन हम अभी डिस्कस करेंगे. थर्ड लेयर कौन सी है? बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन 2 लेयर्स. कौन सी है? बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन 2 लेयर्स. अब पोडोसाइट्स क्या थी? एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमन्स कैप्सूल आर कॉल्ड पोडोसाइट्स. इनके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है. These cells are arranged in intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slit or slit pores. इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती ताकि एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन सके और इन पोर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन हो सके. तो फर्स्ट स्टेप ये देख लिया हमने कैसे फिल्टर हो रहा है. ब्लड इज़ फिल्टर्ड वेरी फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन्स. वेरी फाइनली, बहुत अच्छे से ब्लड इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू फिल्टर होता है. All constituents of blood plasma except proteins
पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ बोमन्स कैप्सूल। क्या पास नहीं होता इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू? प्रोटीन्स पास नहीं होता और बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पास हो जाते हैं प्लाज्मा के। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसीलिए इतना फाइनली हो रहा होता है ये प्रोसेस, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR क्या है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड GFR। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड GFR। GFR of healthy individual is 125 ml per minute, that is 180 लीटर्स पर डे। अपनी किडनी कितना काम कर रही होती हैं कि एक दिन में 180 लीटर्स ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रही होती है। अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, JGA क्या है? JGA is a special sensitive region formed by cellular modification in the DCT यानी distal convoluted tubule and afferent arteriole at the location of their contact। यानी जहाँ पर afferent arteriole और distal convoluted tubule टच करते हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो सेंसिटिव रीजन क्या कहलाता है? JGA यानी जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। हाउ JGA वर्क्स? देखिए ये किस मैकेनिज्म, इट कैरी आउट द मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ GFR। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है। हाउ JGA वर्क्स? द फॉलिंग GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल्स। जब GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब का लेवल इसका डिक्रीज होता है तो JG सेल्स क्या करती हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करती हैं? रिलीज रेनिन। क्या रिलीज़ करती हैं? रेनिन रिलीज़ करती हैं, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है, एंड देयर बाय द GFR बैक टू नॉर्मल। और इस तरह से फिल्ट्रेशन रेट है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है जो कि था फिल्ट्रेशन। अब अपन ने देखा कि 180 लीटर्स ऑफ ब्लड इज़ फिल्टर्ड थ्रू आउट 180 लीटर्स ऑफ ब्लड फिल्टर किया जाता है पूरे दिन में। ठीक है, लेकिन हम यूरिन तो लगभग 1.5 लीटर्स के आसपास पास आउट करते हैं ड्यूरिंग डे, तो वो बाकी का रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी शरीर में वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब इस प्रोसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैज़ बीन रीअब्जॉर्ब बाय रिएनल ट्यूब्यूल। कितना फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है? लगभग 99%। 1% ही यूरिन हम 1% पार्ट ही इसका पास आउट करते हैं। अब देखते हैं, फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे है 180 लीटर्स, ओके, एंड यूरिन रिलीज्ड है 1.5 लीटर्स। तो ये कितना अब्जॉर्ब हुआ है ना? इट इज़ डन बाय ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। ये किसके? नेफ्रॉन के डिफरेंट सेगमेंट कौन से हैं? जैसे लूप ऑफ हेनले है, PCT है, DCT है। इसकी जो ट्यूब्यूल है इसकी एपिथेलियल सेल्स के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। इट अकर्स बाय आइदर एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। एक्टिव यानी जिसमें एनर्जी का यूज़ होता है, और पैसिव यानी जिसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता है। अब देखते हैं कौन कौन से मटेरियल हैं, कौन कौन के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एक्टिव से रीअब्जॉर्ब होते हैं और कौन से पैसिव से होते हैं। बाय एक्टिव मैकेनिज्म एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्टिव मैकेनिज्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है और सोडियम आयन्स है। ठीक है, बाय पैसिव मैकेनिज्म, पैसिव मैकेनिज्म क्या होता है? इसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। अगर शरीर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनको यानी रीअब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो कौन कौन से हैं? जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट है, वाटर इन इनिशियल सेगमेंट है। इनिशियल सेगमेंट कौन सा है? जैसे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, PCT है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जो एरो बाहर की साइड इशारा कर रहे हैं यानी वो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, और जो ट्यूब्यूल के अंदर इशारा कर रहे हैं, जो एरो ट्यूब्यूल के अंदर लेके जा रही है यानी उनको एक्सक्रीट करना है। अब PCT में देखिए, सबसे पहले देखिए बाइकार्बोनेट आयन शरीर में रीअब्जॉर्ब हो रहा है,
NaCl रीअब्जॉर्ब हो रहा है, H2O रीअब्जॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स और पोटेशियम आयन इधर रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं क्योंकि बाहर की तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो हाइड्रोजन आयन है, अमोनिया है, ये ट्यूब्यूल के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, यानी ये सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, इनको शरीर से बाहर निकालना है। अब इससे आगे देखिए क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसमें क्या है, सिर्फ पानी बाहर आ रहा है, H2O बाहर की साइड इशारा कर रहा है, यानी ये शरीर में रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा तो वो सिक्रीट होएगा यानी बाहर निकलेगा, और रीअब्जॉर्ब होगा यानी शरीर के अंदर आ रहा है। अब देखिए थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, NaCl बाहर निकल रहा है। ठीक है, और हमें यूरिया भी ट्यूब्यूल के अंदर जाता हुआ दिख रहा है, इसका रोल हम बाद में देखेंगे। फिर है थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। और फिर वापस से DCT है, जो DCT में सोडियम क्लोराइड, H2 और बाइकार्बोनेट आयन रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट होने के लिए ट्यूब्यूल के अंदर जा रहे हैं यानी सिक्रीट हो रहे हैं। फिर है कोलेक्टिंग डक्ट। कोलेक्टिंग डक्ट में क्या दिखाया गया है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है और यूरिया बाहर निकल के थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में वापस जा रहा है। अब ये हमने रीअब्जॉर्प्शन का स्टेप देख लिया। अब थर्ड स्टेप है सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होता है, सिक्रीशन जिन एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना वो ट्यूब्यूल के अंदर जाते हैं। ट्यूब्यूल के अंदर जाएंगे तभी तो यूरिन के थ्रू पास आउट होंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिक्रीशन। अब देख लेते हैं इसका डिटेल। इम्पोर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप है हेल्प्स इन मेंटेनिंग आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। क्या मेंटेन करने का हेल्प करता है, आयनिक बैलेंस बनाता है, एसिड बेस बैलेंस बनाता है बॉडी फ्लूइड्स का। अब थर्ड स्टेप इसका क्या है, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया into the filtrate. This movement of ions into the tubule is known as secretion. ट्यूब्यूल के अंदर इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स की मूवमेंट को क्या कहते हैं, सिक्रीशन। फिर से ये डायग्राम दिखाया गया, इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन सा आयन सिक्रीट करना है, कौन सा रीअब्जॉर्ब करना है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एक चीज़ डिस्कस है करनी है, जो लेफ्ट हैंड साइड कोर्टेक्स, आउटर मेडुला और इंडर मेडुला देख रहे हैं, ये आप क्या देख रहे हैं, जो बाहर की साइड हैं। PCT और DCT कौन से एरिया में है, कोर्टेक्स में। फिर आउटर मेडुला जो इनर साइड है, लूप ऑफ हेनले है, वो है मेडुला के रीजन में, और फिर है इनर मेडुला। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल। ये जो ट्यूब्यूल हमने डिस्कस किए, PCT है, लूप ऑफ हेनले है, DCT है, कोलेक्टिंग डक्ट है, ये है नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल। ठीक है, अब इनके फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। PCT क्या है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका फंक्शन देख लेते हैं। इट इज़ लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम इसको लाइन करता है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। अब इसका यूज़ क्या है, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाता है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। काफ़ी मात्रा में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं इस सेगमेंट के थ्रू। कौन से सेगमेंट के थ्रू, PCT के थ्रू। मेंटेन pH आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। ठीक है, तो आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है। PCT के बाद कौन सा सेगमेंट आता है, हेनलेज लूप। हेनलेज लूप का इंपॉर्टेंस क्या है, रीअब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम। रीअब्जॉर्प्शन तो इस सेगमेंट में कम होता है, लेकिन दिस रीजन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने का कोशिश करता है ये, किसमें, कौन से रीजन में, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर।
जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का वो सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब वाटर ही इसके अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। परमिएबल यानी अलाउ कर रहा है वाटर की मूवमेंट को। बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। बट इस रीजन में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्परमिएबल होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ना तो अंदर जा सकते हैं ना ही बाहर आ सकते हैं, तो ये रीज़न इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। दिस कंसनट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट्स मूव्स डाउन। अगर देखिए जरा, अगर वाटर बाहर निकलेगा तो कंसनट्रेशन बढ़ेगी, अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसनट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेट को कंसनट्रेट करता है जैसे ही नीचे की तरफ आता है डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। इसमें से वाटर बाहर नहीं निकलता, वाटर के लिए अलाउ नहीं करता ये वाटर की मूवमेंट करो, बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्टिवली या तो एनर्जी की हेल्प से या बिना एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रोलाइट्स को पास आउट करता है। एज द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, जैसे ही कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ पास होता है, इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू मेडुलरी फ्लूइड। जैसे ऊपर की साइड जाएगा तो ये डाइल्यूट क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स तो इससे बाहर निकल रहे हैं लेकिन वाटर बाहर नहीं निकल रहा, तो इससे इसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब अगर रिक्वायरमेंट है तो ही रीअब्जॉर्ब होएगा, नहीं है तो नहीं होएगा। मान लिया अगर शरीर में पानी की कमी हो रही है तो तभी इससे ज़्यादा पानी की मात्रा रीअब्जॉर्ब होएगी। शरीर में अगर सोडियम की कमी हो रही है तो ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब होएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होएगा, यानी कंडीशनल होएगा। इसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, इसमें कौन से आयन की रीअब्जॉर्प्शन होती है, बाइकार्बोनेट आयंस की। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन बॉडी। सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन यानी एक्सक्रीट आउट करने के लिए हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है, पोटेशियम आयन का होता है और अमोनिया का होता है, टू मेंटेन पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड, ठीक है। अब फिर से डिफरेंट सेगमेंट को दिखाया गया है कैसे हो रहा है, जैसे देखिए पीसीटी में किसका हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में किसका हो रहा है और डीसीटी में, और लास्ट में क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। इसमें सिर्फ वाटर बाहर आता हुआ दिख रहा है और यूरिया वापस से इसमें असेंडिंग लिम्ब में जाती हुई दिख रही है। अब इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कोर्टेक्स ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला। ये कहाँ पे होती है, पहले कोर्टेक्स से इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक एक्सटेंड करती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी अब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस ए कंसनट्रेटेड यूरिन। यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बड़ी मात्रा में किया जाता है। This segment allows passage of small amount of urea into medullary interstitium to keep up the osmolarity। यहाँ से osmolarity को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यूरिया का भी क्या होता है, पासेज होता है, ठीक है। It also plays role in maintenance of pH। pH को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस। किसके सिक्रीशन से, हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन से, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट का रोल हो गया। अब देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था पार्ट कुछ बेसिक्स किडनी का, यूरिन फॉर्मेशन और फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल, इसमें हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका रेगुलेशन देखेंगे। थैंक यू।